नमस्कार। आज हम पूर्वी अफ्रीका के एक बहुत ही दिलचस्प देश की बात करने वाले हैं, तंजानिया। हमारे पास जो जानकारी है वो इसकी प्रकृति, संस्कृति और इतिहास पर काफी रोशनी डालती है। बिल्कुल। आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि तंजानिया में ऐसा क्या खास है। जाहिर है माउंट किलिमंजारो और सेरेंगेटी का नाम तो सबने सुना है, पर हम थोड़ा और गहराई में जाएंगे। बिल्कुल, और ये जरूरी भी है क्योंकि तंजानिया सिर्फ आप कह सकते हैं नज़ारों का देश नहीं है। पूर्वी अफ्रीका में इसकी जो लोकेशन है वो इसे रणनीतिक तौर पर बहुत अहम बनाती है। और हाँ, इसका इतिहास भी। उपनिवेशवाद से निकलकर दो अलग हिस्सों का एक देश बनना, ये अपने आप में एक हाँ, काफी अनूठी कहानी है। हाँ तो चलिए फिर शुरू करते हैं, देखते हैं ये स्रोत हमें क्या बताते हैं तंजानिया के बारे में। कहाँ से शुरू करें? शायद भूगोल से, इसकी लोकेशन वगैरह। तो जैसा आपने कहा पूर्वी अफ्रीका में है ये देश, हिंद महासागर के किनारे। स्रोत बताते हैं राजधानी डोडोमा है, पर दार एस सलाम ज्यादा बड़ा शहर है और शायद इकोनॉमिक हब भी। जी हाँ, बिल्कुल। दार एस सलाम तट पर है और सबसे बड़ा शहर, आर्थिक केंद्र सब वही है। डोडोमा राजधानी है, थोड़ी अंदर की तरफ। और इसकी सीमाएं देखिए, उत्तर में केन्या, युगांडा, पश्चिम में रवांडा, बुरुंडी और डीआरसी यानी कांगो, दक्षिण में जाम्बिया, मलावी, मोजाम्बिक। कितने सारे पड़ोसी देश हैं। हाँ, काफी सारे। और पूर्व में हिंद महासागर। तो ये लोकेशन इसे व्यापार के लिए, क्षेत्रीय संबंधों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण चौराहा जैसा बना देती है। सदियों से ऐसा रहा है। सही कहा। खासकर ज़ैंज़िबार का जिक्र आता है बार बार। इतिहास में ज़ैंज़िबार तो एक बड़ा ट्रेड सेंटर था ना। स्रोत कहते हैं अरब, फारसी, भारतीय व्यापारी वहां खूब आते जाते थे। हाँ, ज़ांज़िबार की कहानी तो अपने आप में बहुत रिच है। मसाले, गुलामों का व्यापार, संस्कृति का मेलजोल, इसने अफ्रीका के अंदरूनी हिस्सों को हिंद महासागर की दुनिया से जोड़ा। पर तंजानिया सिर्फ ज़ांज़िबार नहीं है। जो मुख्य जमीन है, जिसे पहले टांगानिका कहते थे, उसका अपना सफर है। हाँ, वो औपनिवेशिक काल वाली बात। पहले जर्मन ईस्ट अफ्रीका, जी और फिर वर्ल्ड वॉर 1 के बाद ये ब्रिटेन के पास चला गया, टैंगेनिका टेरिटरी बन गया। बिल्कुल। और इस पूरे दौर ने वहाँ के समाज, राजनीति, अर्थव्यवस्था सबको एक तरह से शक्ल दी। सीमाएं खींची गईं, प्रशासन बदला। लेकिन फिर राष्ट्रवाद भी पनपा होगा। यकीना, और उसी का नतीजा था 1961, जब टांगानिका आजाद हुआ, जूलियस न्येरेरे के नेतृत्व में। लेकिन कहानी में एक और मोड़ था जो शायद सबसे दिलचस्प है, 1964 वाला। हाँ, 1964, ये बहुत महत्वपूर्ण साल है। टांगानिका जो आजाद हो चुका था, और ज़ांज़िबार जो 1963 में आजाद हुआ, और फिर वहां एक क्रांति हुई। इन दोनों ने मिलकर एक होने का फैसला किया और बन गया यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया। जी। नाम भी देखिए, टांगानिका और ज़ांज़िबार को मिलाकर। ये विलय, ये कैसे हुआ होगा? दो अलग इतिहास, अलग पहचाने। देखिए, इसके पीछे पैन अफ्रीकन एकता की भावना तो थी ही। नेरे और ज़ांज़िबार के नेता आबेद करूम, ये दोनों मुख्य लोग थे। ये एक रणनीतिक फैसला भी था। लेकिन हाँ, दो अलग सिस्टम को एक साथ लाना आसान नहीं रहा होगा। तो क्या अभी ज़ांज़िबार कुछ अलग है? हाँ, कुछ हद तक। तंजानिया एक संघीय गणराज्य है। ज़ांज़िबार की अपनी सरकार है, अपना राष्ट्रपति है, जो संघ सरकार के तहत काम करते हैं। तो एक तरह की स्वायत्तता है वहाँ। अच्छा। और वैसे तंजानिया में राजनीतिक स्थिरता के बारे में क्या पता चलता है? स्रोत बताते हैं कि अपने पड़ोसियों के मुकाबले तंजानिया काफी स्थिर रहा है। नियमित चुनाव होते हैं, सत्ता का हस्तांतरण भी आमतौर पर शांति से होता है। हाँ, चुनौतियां तो हर लोकतंत्र में होती हैं, पर बड़ी अस्थिरता से ये बचा रहा है। और एक बहुत जरूरी बात जो हाल की जानकारी लगभग 2025 तक की में दिखती है, राष्ट्रपति सामिया सुलुहु हसन, तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति। जी, ये एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है, न सिर्फ तंजानिया के लिए बल्कि पूरे अफ्रीका के लिए। ये दिखाता है कि राजनीति में महिलाओं की भूमिका बढ़ रही है, और ये स्थिरता और समावेशी नेतृत्व, ये दोनों चीजें विकास के लिए बहुत जरूरी हैं। बिल्कुल। अब थोड़ी बात करते हैं यहाँ के लोगों और संस्कृति की। जनसंख्या करीब 6.5 करोड़ बताई गई है। जी भाषाओं के बारे में क्या खास है? स्वाहिली और अंग्रेजी? हाँ, अंग्रेजी ऑफिशियल कामों में चलती है, लेकिन स्वाहिली राष्ट्रभाषा है, और यही तंजानिया की एक बड़ी खासियत है। कैसे? स्रोत बताते हैं कि यहाँ 120 से ज्यादा जनजातीय समूह हैं। हाँ, 120 से ज्यादा। तो इतनी विविधता के बीच एक भाषा कैसे सबको जोड़ती है? यही तो कमाल है स्वाहिली का।
ये मूल रूप से तट की भाषा थी जिस पर अरबी का असर है, व्यापार के साथ फैली। आज़ादी के बाद नेरेरे ने इसे राष्ट्रीय एकता के लिए बहुत बढ़ावा दिया, स्कूलों में, सरकारी काम में। नतीजा ये हुआ कि लोग अपनी मातृभाषा के अलावा स्वाहिली भी बोलते हैं और यही उनकी आपसी बातचीत की मतलब लिंक भाषा बन गई। अच्छा, ये तो बहुत बड़ी बात है राष्ट्रीय एकता के लिए। बिल्कुल। और धर्म स्रोत बताते हैं ईसाई और इस्लाम प्रमुख हैं। जी हाँ, दोनों के अनुयायी लगभग बराबर संख्या में हैं और पारंपरिक अफ्रीकी मान्यताएं मानने वाले भी हैं। अच्छी बात यह है कि आमतौर पर धार्मिक सहिष्णुता और शांति रहती है। और ये 120 जनजातियां, इनकी अपनी अपनी संस्कृति भी तो होगी, कला, संगीत, नृत्य। बेशक, स्रोत बताते हैं कि पारंपरिक संगीत और नृत्य तो जीवन का हिस्सा हैं। हर समुदाय के अपने रंग हैं। फिर लकड़ी की नक्काशी, खासकर मकोंडे आर्ट, वो तो दुनिया भर में मशहूर है, बहुत एक्सप्रेसिव होती है वो। कांगा और किटेंगे, ये क्या होते हैं? कांगा और किटेंगे ये रंगीन प्रिंट वाले कपड़े के बड़े टुकड़े होते हैं। महिलाएं इन्हें कई तरह से इस्तेमाल करती हैं, पहनने के लिए, बच्चे को बांधने के लिए। कांगा पर तो अक्सर स्वाहिली में कुछ लिखा भी होता है, कोई कहावत या मैसेज। अच्छा, तो ये सिर्फ कपड़ा नहीं, एक तरह से अभिव्यक्ति का जरिया भी है। बिल्कुल। तो ये जो सांस्कृतिक समृद्धि है ना, ये सिर्फ म्यूजियम में नहीं, लोगों की रोज की जिंदगी में दिखती है। कमाल है। चलिए अब उस चीज पर आते हैं जिसके लिए तंजानिया शायद सबसे ज्यादा जाना जाता है, इसकी प्रकृति, किलिमंजारो। हाँ जी, किलिमंजारो अफ्रीका का सबसे ऊंचा पहाड़ और इक्वेटर के इतने पास होकर भी उसकी चोटी पर बर्फ, ये अपने आप में अजूबा है। सच में, ये तो एक ग्लोबल आइकॉन है। बिल्कुल। और सिर्फ किलिमंजारो ही क्यों, हाँ वही तो, नेशनल पार्क्स की तो जैसे लाइन लगी हुई है, सेरेंगेटी, वो ग्रेट माइग्रेशन वाला। हाँ, सेरेंगेटी का माइग्रेशन, लाखों जानवर एक साथ, वाइल्डबीस्ट, ज़ेब्रा, ये दुनिया के सबसे बड़े वाइल्ड लाइफ स्पेक्टिकल्स में से एक है। कल्पना करना भी मुश्किल है। और नगोरोंगोगो क्रेटर, स्रोत कहते हैं वो एक धंसा हुआ ज्वालामुखी है। जी, एक बहुत बड़ा कैल्डेरा, लाखों साल पहले बना और उसके अंदर मानो एक अलग ही दुनिया बसती है, वन्य जीवों से भरी हुई। अफ्रीका का ईडन गार्डन भी कहते हैं उसे। वाह। और तरंगीरे नेशनल पार्क का भी नाम है, हाथियों के लिए मशहूर। हाँ, तारंगीरे में हाथियों की बहुत बड़ी आबादी है और इन सब पार्कों में आपको बिग 5, शेर, तेंदुआ, हाथी, गैंडा, भैंसा सब मिल सकते हैं। साथ में जिराफ, ज़ेब्रा, हिप्पो, अनगिनत जानवर और पक्षी। जी, इसीलिए तो ये अफ्रीका के टॉप सफारी डेस्टिनेशंस में से है। और ये सब तंजानिया की अर्थव्यवस्था के लिए कितना जरूरी होगा। बहुत ज्यादा। पर्यटन एक मुख्य आधार है, विदेशी मुद्रा आती है, लोगों को रोजगार मिलता है, गाइड, होटल, लोकल क्राफ्ट्स सब जुड़े हैं इससे। ज़ांज़ीबार को भी नहीं भूल सकते, उसकी बीच, स्टोन टाउन। हाँ, ज़ांज़ीबार अपने आप में एक बड़ा आकर्षण है। सफेद रेत वाले बीच, नीला समंदर, और स्टोन टाउन तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। वहाँ की गलियां, दरवाजे, मसाले, इतिहास बोलता है वहाँ। बिल्कुल, वो स्वाहिली, अरबी, भारतीय, यूरोपीय प्रभावों का एक मिक्सचर है। तो तंजानिया के पास ये प्राकृतिक और सांस्कृतिक दोनों तरह का खजाना है। लेकिन इतने पर्यटन का दबाव भी तो होता होगा, इसे टिकाऊ कैसे बनाया जाता है? स्रोत इस पर कुछ कहते हैं? हाँ, ये एक बड़ी चुनौती है। स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि वन्य जीव संरक्षण और स्थानीय समुदायों को साथ लेकर चलना जरूरी है। मतलब टूरिज्म से जो पैसा आए उसका कुछ हिस्सा वापस कंजर्वेशन में लगे, लोकल लोगों को फायदा हो। अवैध शिकार रोकना, पर्यावरण पर असर कम करना, ये सब लगातार चलने वाले काम हैं। ये संतुलन साधना जरूरी है। बिल्कुल। अर्थव्यवस्था के दूसरे आधार क्या हैं? कृषि का जिक्र था। जी, कृषि अब भी बहुत महत्वपूर्ण है। आबादी का बड़ा हिस्सा इसी पर निर्भर है। कॉफी, चाय, कपास, काजू, सिसल, तंबाकू, ये सब नकदी फसलें हैं जो एक्सपोर्ट होती हैं। और खाने वाली फसलें भी। हाँ, मक्का, चावल, कसावा वगैरह। लेकिन कृषि के सामने भी चुनौतियां हैं, जैसे मौसम पर निर्भरता, पुरानी तकनीकें। खनिजों का भी जिक्र था, सोना, हीरे। हाँ, माइनिंग भी एक सेक्टर है। सोना और हीरे महत्वपूर्ण हैं। और मछली पालन, खासकर तट पर और बड़ी झीलों के किनारे। तो कई स्रोत हैं अर्थव्यवस्था के, फिर भी स्रोत बताते हैं कि गरीबी और दूसरी सामाजिक चुनौतियां अभी भी हैं। हाँ, ये कड़वी सच्चाई है। गरीबी, खासकर गांव में, एक बड़ी समस्या है। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की क्वालिटी और पहुंच, इन पर अभी काफी काम होना बाकी है। ये विकास के लिए बहुत जरूरी हैं। लेकिन कुछ सुधार भी हो रहे होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह। जी हाँ, स्रोत बताते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दिया जा रहा है।
सड़कें बन रही हैं, बंदरगाहों को सुधारा जा रहा है, बिजली उत्पादन बढ़ाने की कोशिश हो रही है, डिजिटल कनेक्टिविटी पर भी काम चल रहा है। ये सब भविष्य के लिए अच्छे संकेत हैं। तो मतलब एक तरफ संभावनाएं हैं, दूसरी तरफ चुनौतियां। एक विकासशील देश की यही कहानी होती है शायद। बिल्कुल। महत्वपूर्ण ये है कि इन चुनौतियों को पहचाना जा रहा है और उन पर काम करने की कोशिश हो रही है। जैसे अर्थव्यवस्था में विविधता लाना, सिर्फ कृषि या पर्यटन पर निर्भर ना रहना, मानव संसाधन में निवेश करना यानी शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट, और गवर्नेंस को और बेहतर बनाना। अगर हम सारी बातों को देखें तो तंजानिया की एक पूरी तस्वीर कैसी दिखती है? एक बहुत ही बहुरंगी तस्वीर। एक देश जहां अफ्रीका का सबसे ऊंचा पहाड़ भी है और खूबसूरत समुद्री तट भी, जहां 120 से ज्यादा समुदाय हैं पर स्वाहिली उन्हें जोड़ती है, जहां प्रकृति का अनमोल खजाना है पर उसे बचाने की जिम्मेदारी भी। हाँ, और जहाँ दो अलग हिस्सों ने मिलकर एक राष्ट्र बनाया और लोकतंत्र धीरे धीरे मजबूत हो रहा है। सही कहा। स्रोत भी यही कहते हैं कि ये प्राकृतिक विविधता, सांस्कृतिक विरासत और राजनीतिक स्थिरता का एक अनूठा संगम है। और ये देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सक्रिय है, यूएन, अफ्रीकी संघ वगैरह में। जी, तो इन सब वजहों से तंजानिया अफ्रीका में एक खास मुकाम रखता है। ये सिर्फ सफारी के लिए नहीं है, बल्कि विकास और सह अस्तित्व के मॉडल के तौर पर भी देखने लायक है। तो आज हमने तंजानिया के कई पहलू देखे, भूगोल, इतिहास, लोग, कल्चर, नेचर, इकोनॉमी। ये वाकई सिर्फ किलिमंजारो और सफारी से कहीं बढ़कर है। और ये हमें कुछ सोचने को भी देता है ना, जैसे आज की दुनिया में जहां इतनी टकराव की खबरें आती हैं, तंजानिया जैसा देश जहां इतनी विविधता शांति से साथ रहती है, यह हमें क्या सिखा सकता है? या फिर ये कि जो देश प्राकृतिक संसाधनों पर बहुत निर्भर हैं, वो कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट का रास्ता पकड़ें? बिल्कुल। ये बड़े सवाल हैं। ऐसे सवाल जो शायद हम सबके लिए अहम हैं। सही बात है। उम्मीद है तंजानिया की ये झलक हमारे सुनने वालों को पसंद आई होगी और कुछ नया जानने को मिला होगा।